मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अफ़गान तालिबान चारों तरफ से काबुल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये आज की डेवलपमेंट है, संडे की हम आपको बता रहे हैं, आज के दिन की। दे हैव एंटर्ड इनटू अ सिटी और अशरफ गनी किसी भी टाइम आज इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। बल्कि उनका एक बयान रिकॉर्डेड भी है एज़ पर द सोर्सेज। एक बयान उनका रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, किसी भी टाइम टीवी पर नशर हो सकता है, शाया हो सकता है। और आज प्रोबेबली ही माइट लीव अफ़गानिस्तान आल्सो, अगर उनके मामलात इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका से सेट हो जाते हैं तो। और ये जो कुछ भी हुआ है ना अफ़गानिस्तान के अंदर, इसका सीधा सीधा वैसे एक ताल्लुक़ बन रहा है बांग्लादेश के साथ। ये एक पूरे रीजन के लिए एक टेस्ट था पूरे रीजन के लिए। बांग्लादेश भी विटनेस कर रहा था इस सारी एक पावर का गेम जो वहाँ पे चल रहा है ना, कि कौन रहेगा पावर में, इसको बांग्लादेश भी विटनेस कर रहा था। इस पावर गेम के अंदर किसका पलड़ा भारी रहा है, बांग्लादेश ने देख लिया है। म्यांमार के अंदर किसका पलड़ा भारी रहा है, बांग्लादेश ने देख लिया है। म्यांमार के अंदर अमेरिकी और इंडियन जो ग्रुप था वो दपड़दूस हो गया, आंग सान सूकी वाला। उसको छोड़ दें, आपके इंडिया नहीं बचा पाया उसको, और इंडिया ने ये नहीं किया वो नहीं किया, दैट यू लीव, ये पुराना मैटर है म्यांमार। लेकिन ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर हुआ है, एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है, एक बहुत बड़ी, इट विल बी रिमेंबर्ड फॉर डेकेड्स एंड दिस इज़ अनदर आई ओपनर फॉर द कंट्रीज इन दिस रीजन। वो सारे मुल्क जो कि डायरेक्टली इस कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं थे, उनके लिए एक आई ओपनर ये बात साबित हुई है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये सब देखते रहे कि 2011 के अंदर इंडिया ने अफ़गान सरकार के साथ डिफेंस पैक्ट किया था, डिफेंस पैक्ट। और अब जब सरकार गिर रही है, वहाँ पिरो चाइना, पिरो पाकिस्तान ग्रुप्स आए हुए हैं, तो किधर गया इंडिया का डिफेंस पैक्ट? ये सारे मुल्क देख रहे हैं रीजन के, किधर क्या हुआ उसका? इंडिया का डिफेंस पैक्ट कहाँ है? जिन पेपर्स पर साइन हुआ था ना ये डिफेंस पैक्ट 2011 में, आज वो काबुल के किसी रद्दी के दुकान पर पड़े हुए आपको मिलेंगे। इससे ज़्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं निकली। इंडिया ने सिक्योरिटी पैक्ट एग्रीमेंट किया, आप वादा कर रहे हैं कि हम आपका साथ देंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे मुश्किल वक्त में। लेकिन बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान सब ने नोट कर लिया कि हुआ क्या है। 1990s के अंदर इंडिया ने नजीबुल्लाह को डंप कर दिया था, अफ़गानिस्तान का सदर था, जिसने 4 साल इंडिया की ऐसे ही खिदमत की जैसे कि अशरफ गनी करता रहा। लेकिन क्या हुआ था, नरसिम्हा राव की हुकूमत थी उस वक्त, जिनको इंडिया के अंदर फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा जाता है, और पता नहीं क्या क्या खिताब मिले हुए हैं इनको। ही डम्प्ड नजीबुल्लाह, और फिर नजीब के साथ वहाँ जो हुआ वो हम यहाँ बयान नहीं करना चाहते। इट्स अ वेरी टेरिबल स्टोरी। इस वक्त देखें आप, अशरफ गनी और उनके करीबी लोग, बशमूल अशरफ गनी के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह, सालों तक पाकिस्तान को बुरा भला कहते रहे, इंडिया के साइड पे रहे। अभी भी उनका ट्विटर देखें तो हर ट्वीट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मिलता है आपको। मोदी जी ने 2011 वाले स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए कोई मदद तो नहीं की, लेकिन अब जबकि वहाँ फंस गए हैं उनके एसेट्स, उनके जो इत्तेहादी हैं वो फंस गए हैं काबुल के अंदर, काबुल के चारों तरफ से अफ़गान तालिबान दाखिल हो चुके हैं, तो इन्होंने क्यों भुला दिया है गनी सरकार को? मोदी जी का ट्विटर भी क्यों खामोश है? उनको सेफ एग्ज़िट दिलवाने के लिए इंडिया क्या कर रहा है? कोई बात क्यों नहीं कर रहा? नहीं कर रहे बात, कोई बात नहीं कर रहे, नाम ही नहीं ले रहे, जैसे कि अशरफ गनी और अमरुल्लाह सालेह को जानते ही नहीं हो। क्यों नहीं कर रहे? कि अफ़गान तालिबान नाराज़ ना हो जाए। अब तो फ्यूचर में इन्हीं के साथ ही डील करना है ना। ये वही माइंड सेट है जो कि 90s में जब नजीबुल्लाह गिर रहा था, तो इंडिया ने इसी वजह से उनका साथ नहीं दिया था। 4 साल तक नजीबुल्लाह इंडिया के लिए काम करता रहा, लेकिन जब वो मुश्किल में पड़ा ना, तो इंडिया की यही सोच थी कि अगर हम इस वक्त इसको बचाएंगे तो आगे जाके मुजाहिदीन हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। अभी भी वही हो रहा है। इस वक्त अगर अमरुल्लाह सालेह को और अशरफ गनी को बचाएंगे तो तालिबान हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। तो डंप कर दिया है गनी सरकार को उनके करीबी लोगों ने। व्हाट इज़ दिस? Now this is a remarkable betrayal that Ashraf Ghani and Amrullah Saleh has seen from India. उनको ये आइडिया ही नहीं था, वो ये भुला बैठे थे कि ये दिस वाज अ वन टाइम इंसिडेंट जो नजीब के साथ हुआ था, वो ये भुला बैठे थे। एंड दे थॉट इंडिया विल हेल्प देम। जाहिर सी बात है, इंडिया उनके हज़ारों फौजियों को ट्रेनिंग भी दे चुका है। एनडीएस के चीफ रहे अमरुल्लाह सालेह, एनडीएस भी इंडिया ने बनाई हुई थी,
और इस वक्त भी जब काबुल फॉल हो रहा है, जब अफ़गान नेशनल आर्मी, सो कॉल्ड अफ़गान नेशनल आर्मी सरेंडर करती जा रही है, तो इंडिया के अंदर कोई 300-400 अफ़गान नेशनल आर्मी के जो सिपाही हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये हाल हो गया है, नाम ही नहीं ले रहे, एक ट्वीट भी नहीं कर रहे कि हमारी हमदर्दी अशरफ गनी के साथ है, वो भी नहीं कर रहे कि तालिबान गुस्सा ना हो जाए। ये हाल है, बल्कि कतर को मिन्नतें तरले हो रहे हैं अभी भी कि हमारी अफ़गान तालिबान से बात करा दें, हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स खुलवा दें। गनी सरकार और उसके साथी अमरुल्लाह साले वगैरह को सबको भूल गए, जिन्होंने सालों तक इंडिया की वजह से पाकिस्तान के लिए ख़राब ज़बान इस्तेमाल की, और पाकिस्तान जिनके लिए कहता रहा है कि इनका जो इदारा है NDS वो पाकिस्तान में कई तखरीबकारी के वाक़यात में मुलविस रहा है। चंद साल पहले रिवाइंड तो करें ना, कैसी झप्पियाँ पाई जा रही थी। ये ज़रा पिक्चर देखें आप, चंद साल पहले तक ये मूड था। अशरफ गनी कितने खुश हैं, देखें आप, झप्पियाँ पा रहे हैं मोदी साहब। उस वक्त बॉलीवुड वाली ड्रामेबाजी हो रही थी, यारी ये ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी, योर ड्रीम्स आर आवर ड्यूटी, और आज नाम भी नहीं ले रहे, नाम तक नहीं ले रहे। जब वो इर्रेलेवेंट हो गए तो नाम भी नहीं ले रहे, उनका इस्तेमाल करके डंप कर दिया, वैसे ही जैसे नजीब के साथ किया गया था। तो मुझे बताएं, ये सब देखकर बांग्लादेश के अंदर जो ट्रेडिशनली सियासी सपोर्टर रहे हैं इंडिया के, क्या इनका दिमाग नहीं घुमा होगा कि ये कैसे फजूल लोग हैं यार, पहले इस्तेमाल करते हैं फिर डंप कर देते हैं, पहले नजीब के साथ किया अब वो अशरफ गनी के साथ कर रहे हैं। जबकि वो जो रूस और चीन वाला ग्रुप है ना, उनका रवैया तो ऐसा नहीं है। आप ज़रा इस ग्रुप को देखें तो सही ना, रूस और चीन वाला, यानी आप देखें कि अपने इत्तेहादियों को बचाने के लिए किस हद तक जा रहे हैं। ये अमेरिका निकालना चाह रहा था ना सीरिया से बशार अल असद को, नहीं निकाल पाया। म्यांमार की मिलिट्री के ख़िलाफ़ कोई करारदाद क्यों नहीं आ रही सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कि उन्होंने मार्शल लॉ लगाया हुआ है, क्यों नहीं आ रही? तो बांग्लादेश के अंदर क्या ये बातें ऊपर की सतह पर नोट नहीं होती? होती हैं, नोट होती हैं। तभी तो 2016 के बाद BRI में आने के बाद बड़ी बड़ी शिफ्ट आपको नज़र आई है ना पॉलिसी में। क्या पाकिस्तान पॉलिसी तब्दील नहीं हुई बांग्लादेश की? क्या चीन इंडिया की जगह नहीं आ चुका? वहाँ पर बड़ी लेवल पर चेंजेस नज़र आई हैं ना। इंडिया के अंदर इस तब्दीली को महसूस किया गया है कि बांग्लादेश का मूड चेंज हो गया है, और इसीलिए BRI बांग्लादेश चैप्टर पर नज़रें गाड़ी गई हैं। दूसरा ये हुआ है कि छोटे इंडियन एजेंट्स जो है ना, छोटी छोटी तंजीमें, इनको चीन और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नैरेटिव बिल्डिंग के लिए मुकम्मल तौर पर एक्टिव कर दिया गया है। अटैम्प्ट शुरू हो गए हैं। वहाँ की जो हिंदू तंजीमें, पहले वहाँ पर हिंदू तंजीमों को यूज़ किया जा रहा था एंटी पाकिस्तान मुजाहरे करवाने के लिए, लेकिन वो काउंटर प्रोडक्टिव यूँ साबित हुआ है, क्योंकि जनरल परसेप्शन ये है कि बांग्लादेश के अंदर बहुत सारी गड़बड़ इंडिया कर रहा है, वैसे ही उनके एजेंट्स हैं बहुत सारे, तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। लिहाजा अब दूसरों को आगे लाया जा रहा है। अब मिसाल के तौर पर देखें आप, बांग्लादेश कॉन्शियस सिटीज़न कमेटी, इस जैसी तंजीमों को लाया जा रहा है, और इनसे पाकिस्तान मुखालिफ बयान ये दिलवाए जा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है। यार ये कब से बांग्लादेश का स्टांस हो गया? ये तो वही स्टांस है जो कि इंडियन मीडिया के अंदर होता है। यानी अफ़गान तालिबान को दहशतगर्द कहना, ये तो चाइना भी नहीं कह रहा, ये तो रशिया भी नहीं कह रहा, ये तो ईरान भी नहीं कह रहा, ये तो पूरे रीजन के अंदर आपको इंडिया में मिलता है ना नैरेटिव। सिर्फ इस नैरेटिव के हक़ में वहाँ पर मुजाहरे करवाए जा रहे हैं, छोटे छोटे से मुजाहरे, 100 150 लोगों के मुजाहरे। लेकिन फिर हो ये रहा है कि इंडियन मीडिया छोटे से मुजाहरे करा के इनको उठा रहा है, इंडियन मीडिया उठा रहा है और बड़े लेवल पर इसको शाया कर रहा है नैरेटिव बिल्डिंग के लिए। ये भी दरअसल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा होता है। आज के ज़माने में जंगों के कई किस्में हैं, आप जहनों से भी जंग खेलते हैं, ये बात याद रखें। आप एक फेक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हुआ था, फेक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया था ना कि अशरफ गनी और इंडिया बहुत ही पॉपुलर हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं, पाकिस्तान को गालियाँ पड़ती हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जितना इंडिया पॉपुलर है कोई भी पॉपुलर नहीं है। लेकिन असर रियलिटी क्या निकली है? अभी अमेरिका निकला नहीं है वहाँ से, और ये दोनों 9-2-11 हो गए, अशरफ गनी भी और इंडिया भी मुकम्मल तौर पर झपड़धूस। तो किधर गई वो पॉपुलरिटी? नैरेटिव बिल्डिंग हुई थी ना, वर्किंग की गई थी ना कि इंडिया तो कोई बहुत ही पॉपुलर कंट्री है वहाँ पे, लेकिन नहीं था पॉपुलर दरअसल। तो बांग्लादेश के अंदर भी अब इस मुर्दा नैरेटिव को दोबारा जिंदा करने के अटैम्प्ट्स हो रहे हैं कि पाकिस्तानी हमारा थ्रेट नंबर 1 है। और इसी तरह आपको इसी साल चीन के ख़िलाफ़ भी बांग्लादेश मुक्ति जोधा मंचा के प्रोटेस्ट नज़र आते हैं कि ये जो जिंजियांग के अंदर गड़बड़ हो रही है, मुसलमानों पे चीन जुल्म कर रहा है,
और इसको रोका जाना चाहिए, चीन तो बहुत ही बुरा है। उसके खिलाफ भी नैरेटिव बिल्डिंग वही इंडिया, वही ये तो वही है जो कि इंडियन मीडिया कह रहा होता है ना, ये तो वही स्टांसेस हैं सारे। अच्छा, मुसलमानों पे बांग्लादेश के पड़ोस में जुल्म हो रहा है इंडिया में और आसाम में, उस पर मुक्ति जोधा मंचा जो है ना वो खामोश है, लेकिन हज़ारों किलोमीटर दूर जिंगजियांग की बात हो रही है जिसके लिए वेस्टर्न मीडिया और अमेरिकी मीडिया के अलावा कोई ग्रुप बात ही नहीं कर रहा, कन्फर्मेशन ही नहीं कर रहा। अगर किसी एरिया में इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो रही होती है तो वहाँ से माइग्रेशंस होती हैं, ये कुदरत का कानून है। म्यांमार में जब मुसलमानों पे गड़बड़ हुई तो बांग्लादेश के अंदर माइग्रेशन हुई, अफ़गानिस्तान में जब गड़बड़ हुई तो पाकिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर माइग्रेशंस हुई। जिंगजियांग का जो बॉर्डर लग रहा है ताजिकिस्तान के साथ लग रहा है, पाकिस्तान के लग रहा है, अफ़गानिस्तान के साथ लग रहा है, अगर वहाँ गड़बड़ है तो माइग्रेशंस क्यों नहीं हो रही, वहाँ से लोग क्यों नहीं आ रहे? सोचने की बात है। अगर इस लेवल की गड़बड़ है तो ये क्या है फिर? यू नो वाई दीज पीपल आर नॉट गोइंग टू नेबरिंग कंट्रीज? अगर इतनी गड़बड़ है वहाँ पे तो भाई म्यांमार के अंदर देखें ना आप, रोहिंग्या आ गए ना बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान के अंदर जंग चली है, गड़बड़ हुई है, आ गए ना, तो यहाँ से क्यों नहीं आ रहे? अगर ऐसा ही वहाँ पे सिचुएशन ख़राब होती तो नेबरिंग कंट्रीज़ में इनको आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। दैट मीन्स दिस इज़ अ प्रोपेगेंडा। इसमें हो सकता है थोड़ी सी सच्चाई हो 10%, लेकिन 90% एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर आप देखें, चीन को गंदा करने के लिए भरपूर तरीके से इस पर काम किया जा रहा है ना। छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं वो आपको मुजाहरे करते हुए नज़र आते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी यही हो रहा है। तो आने वाले दिनों में इंडिया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ज़रिए, प्रोपेगेंडा के ज़रिए अपना खोया हुआ स्टेटस दोबारा बहाल करता हुआ आपको नज़र आएगा और चीन और पाकिस्तान को इस ब्लॉक को डाउन करने के लिए भरपूर अटैम्प्ट्स करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि पब्लिक लेवल पर इंडिया डाउन हो चुका है और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये जो पब्लिक लेवल पर डाउन हुआ है ना, पहले इंडिया इसको उभारने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको उभारेगा, इंडिया पॉपुलर होगा तभी बांग्लादेश की जो सरकारें होंगी उस पर असर डाल सकता है। अगर इंडिया खुद अनपॉपुलर होगा तो उनकी बात में इतना वजन ही नहीं होगा जिसको वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस सीरियस ले सकें। अगर इंडिया नाराज़ होता है तो उसका बांग्लादेश की आवाम पे असर नहीं पड़ता है, ये बात नोट करें आप। वो इसको इतना सीरियस नहीं लेते क्योंकि इंडिया की रेपुटेशन वो नहीं रही ना पहले के मुकाबले में। तो अब दोबारा अवाम में रेलेवेंट होने के लिए चीन और पाकिस्तान को गंदा करके दिखाने के अटैम्प्ट्स शुरू हो चुके हैं वहाँ पे, और इंडिया को एज अ हीरो करके दिखाने के अटैम्प्ट्स आपको नज़र आएंगे आने वाले दिनों में इन प्रॉक्सीज की जानिब से जो कि इंडिया बांग्लादेश के अंदर रन कर रहा है।